चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट नंबर 12 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये पेपर है। इंडियन इकोनॉमी का पहला पेपर है ये। इसमें यूनिट्स 7.1 से 7.6 हैं और इसके बाद 7.12 और 7.15 ये यूनिट्स इसके अंतर्गत आई हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में बताना था। तो 3 पॉइंट इसमें जैसा कि लिखे हुए हैं कि मेन जो पॉइंट होता है कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो उनकी अपेक्षा कम होती है विकसित देशों की अपेक्षा। सबसे मेन पॉइंट यही होता है। इसके बाद धन तथा आय के वितरण में असमानता होती है ना। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास नहीं है। तो उसको बोलते हैं आर्थिक विषमता अत्यधिक या क्षेत्रीय असंतुलन, जिसको हम कह सकते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यहाँ पर विकासशील जो देश होते हैं उनको उन पर उनकी जो निर्भरता है कृषि पर बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे निर्भरता कम होती जाती है वैसे वैसे वो विकसित होते जाते हैं, है ना। जो विकसित देश हैं उनकी कृषि पर निर्भरता बहुत कम होती है, 10% के नीचे होती है, जबकि विकासशील देशों की कृषि पर निर्भरता लगभग 50% के आसपास रहती है। मध्य प्रदेश अपने भारत में अभी 43%। तो ये 3 पॉइंट इसके हैं। इसके बाद सीआरआर और एसएलआर में अंतर बताना है। सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। तो सीआरआर एक्चुअली ऐसा रेशो होता है जो बैंकों को, अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है। जबकि एसएलआर में जो बैंक है, अनुसूचित बैंक है, उन्हें अपने पास नगद रूप में अमाउंट रखना होता है। इसका उपयोग वो कभी भी कर सकता है। इसका जो प्रावधान है सीआरआर का, ये आरबीआई एक्ट 1934 में, ये पॉइंट शायद दिया नहीं होगा, पर ये भी एक अंतर आता है कि सीआरआर का जो प्रावधान किया गया है वो आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया है, जबकि एसएलआर का जो प्रावधान है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये दिया है इसने। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एसएलआर का प्रावधान है। सीआर का प्रावधान बैंक आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया है। इसके लिए लिमिट भी अलग अलग है। मिनिमम लिमिट तो हटा दी गई है दोनों में, मैक्सिमम लिमिट इसमें रखी गई है। इसकी 15% है सीआरआर की और उसकी 40% है। पहले 3 से 15% थी सीआरआर की लिमिट, तो 3% की लिमिट हटा दी गई है। और उधर 25% से 40% तक की लिमिट थी एसएलआर की, तो 25% की जो मिनिमम लिमिट है उसको भी हटा दिया गया। ठीक है। इसमें नगद रूप में ही सीआरआर जो रखा जाता है वो नगद रूप में रखा जाता है, जबकि एसएलआर जो है नगद रूप में भी रख सकते हैं और चेक के रूप में रख सकते हैं, प्रतिभूति या स्वर्ण इसके रूप में भी रख सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं जो है। इसके बाद एनपीसीआई है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई, इसके बारे में बताना है। तो इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय और इसके कार्य, 3 ऐसे पॉइंट, खास पॉइंट लिखे जाते हैं। तो स्थापना ये 2008 में हुई और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है। और इसमें ये जोड़ सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 1913 के तहत इसको एक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। और ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान है ना, ये जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, मुंबई इसका हेड ऑफिस है। और ये जो है अलग अलग प्रकार की जो भुगतान प्रणालियां हैं उनके माध्यम से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत जो आने वाली भुगतान प्रणालियां हैं उसमें रुपे कार्ड है, भीम ऐप है, यूपीआई है और IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS जिसको कहा जाता है। तो ये जो भुगतान प्रणाली इसके अंतर्गत काम करती हैं। इसने अभी जो है एक अभियान चला रखा है
यूपीआई चलेगा अभियान, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, इसको बोलते हैं यूपीआई चलेगा अभियान। यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। यूपीआई चलेगा अभियान, यूपीआई सिस्टम पूरा जो है इसी के अधीन काम कर रहा है। तो ऐसे 3 पॉइंट, इसमें हालांकि 5 पॉइंट लिखे हैं लेकिन 3 पॉइंट आप लिखेंगे वहां पे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2019 का जो सम्मेलन था उस पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन है। ये जो सम्मेलन हुआ था ये हर 2 वर्ष में हो रहा है सम्मेलन। इसके पहले 2016 में हुआ था, तो 2018 में होने वाला था, लेकिन 2018 में चुनाव थे। जिस समय ये सम्मेलन होता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास, उस समय यहाँ पर चुनाव थे, इसलिए इसको 2019 में किया गया था, 2018 में नहीं हो पाया था। वैसे 2018 में होने वाला था। तो 18 से 20 अक्टूबर को इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास जो निगम है उसके द्वारा इसका संचालन किया गया था, उसके तत्वाधान में हुआ। इसका उद्देश्य नाम ही से उसके स्पष्ट है, नए निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश हेतु प्रोत्साहन करना। बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। इसमें रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसने जो राष्ट्रीय वितरण केंद्र की स्थापना करने के संबंध में पालन किया था। इंडिया सीमेंट ने जो है 1200 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की थी। तो ये इस तरह से कुछ चीजें इसमें लिखी हैं। वैसे बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, वो सारी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। पीजे नायक समिति जो है ये 2014 की समिति है और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। सबसे मेन पॉइंट ये आपको बताना है कि ये जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड कमेटी है। इसने जो सिफारिशें की हैं उसमें जो बैंकों के अध्यक्ष हैं, उनके जो मुख्य कार्यकारी हैं, इनका कार्यकाल निश्चित करने की बात की है। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक अध्यक्ष जो है पद पर बने रहते हैं, तो उसने बोला था कि भी कार्यकाल जो होना चाहिए अध्यक्षों का वो 5 वर्ष होना चाहिए और सीईओ जो होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटाने की इसमें बात कही गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का जो हस्तक्षेप है उसको कम करने की बात कही गई थी। तो ये जो है इसमें पीजे नायक समिति के संबंध में सिफारिश है। बिटकॉइन ये जो है क्रिप्टो करेंसी है, इसको डिजिटल मुद्रा कहा जाता है और जापान के व्यक्ति थे सातोशी नाकामोटो, उन्होंने 2009 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसके माध्यम से इस करेंसी का उन्होंने इजाद किया है। ये एक ओपन पेमेंट नेटवर्क है, इसके माध्यम से विश्व में कहीं भी किसी को भी त्वरित भुगतान किया जा सकता है ना। सबसे फास्ट ये भुगतान प्रणाली है, लेकिन भारत में जो है इसको आरबीआई ने मान्यता नहीं दी है, इसको गैर कानूनी बताया है और आरबीआई का ऐसा कहना है कि ये जो प्रणाली है ये भारत में जो कानून है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसका पालन इसके द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए इससे दूर रहने की सलाह आरबीआई ने दी। आरबीआई ने बोला था कि ये जो करेंसी है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का पालन नहीं कर रही है, इसलिए ये गैर कानूनी है और इसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाए, इससे दूर रहने की सलाह उसने दी। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, इसके उद्देश्य बताना है। मौद्रिक नीति जारी करने का जो काम है देश की केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से साख पर नियंत्रण रखा जाता है। मेन इसका उद्देश्य है साख पर नियंत्रण रखना। साख मतलब बैंकों द्वारा जो उधार लोगों को दिया जाता है उस पर कंट्रोल इसके माध्यम से रखा जाता है और इसी के माध्यम से बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर इनमें चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किया जाता है और बाजार में मुद्रा की प्रवाह तथा उसके संकुचन को निर्धारित किया जाता है। मार्केट में तरलता अगर ज्यादा है तो उसमें कमी लाने की इसमें कमी प्रावधान किए जाते हैं। प्रवाह को कम करने का प्रावधान किया जाता है। अगर तरलता ज्यादा है, सर्कुलेशन ज्यादा है तो उसमें कमी लाने की प्रावधान किया जाता है। तरलता कम है तो उसको जो है मार्केट में उसके प्रसार के लिए प्रयास किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण यानी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण इसके द्वारा रखा जाता है। साख पर नियंत्रण के साथ साथ
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण इसके माध्यम से रखा जाता है। आरबीआई जो बैंकिंग रेट्स हैं, बैंकिंग रेट्स में नियंत्रण के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है, साख पर भी नियंत्रण होता है ना। इसके बाद विनिमय जो दर है उनमें स्थिरता लाना है, विकास दर को बढ़ाना है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, ये भी और इसके उद्देश्य हैं। अगर 6 नंबर में पूछते हैं तो ये पॉइंट भी लिखना है। एक बार मौद्रिक नीति के इसके उद्देश्य पूछे गए, ये पॉलिटी में पूछे गए थे। भारत में वैश्वीकरण को तथा प्रमुख कारकों के बारे में बताना। इसके लिए प्रमुख कारक हैं विश्व के जो देश हैं उनके द्वारा उदारवादी नीतियों को अपनाना। विश्व के प्रमुख जो देश हैं उन्होंने उदारवादी आर्थिक नीति को अपनाया। जैसे हमारे उदारीकरण का दौर चला, उसी से निजीकरण आया और इन दोनों से वैश्वीकरण आया, है ना। उदारीकरण से निजीकरण को बढ़ावा मिला, इन दोनों से विनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला, इन तीनों से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, है ना। तो ये रिलेटेड चीजें हैं, तो ये बड़ा कारण है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि है, संचार तथा यातायात के साधन में वृद्धि है, और WTO द्वारा जो निर्देशक सिद्धांत उनका निर्धारण करना, उनका पालन करना, पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि है। देश जो है आपस में निर्भर होते जा रहे हैं, तो इससे भी जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। यह है इस तरह से। इसके बाद भारत कंपनियों की संख्या से पूछी गई है। भारत कंपनियों का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है 2009 में आया है। स्टार्टिंग में 5 ही भारत कंपनियां हुआ करती थी। फिर 2 पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 2 है ये, भारत और हिंदुस्तान, यानी BPCL और HPCL। और अभी एक नई जुड़ी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से जो है ये संख्या हो गई है 10। 2019 के एंड में 2 नई कंपनियां इसमें ऐड हो गई हैं, तो इसकी संख्या 10 हो गई। MSME को परिभाषित कीजिए। MSME इसका फुल फॉर्म है M यानी माइक्रो, S यानी स्मॉल। आवाज नहीं आ रही है। सभी को आवाज की प्रॉब्लम है क्या? आवाज की प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो सभी को है क्या प्रॉब्लम? आने लगी है? अच्छा, अभी बोल रहे हैं आने लगी है, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, तो नेटवर्क की इश्यू की वजह से होगा, वैसे यहाँ तो आ रही है ना। हाँ, तो MSME, M का मतलब माइक्रो। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है कि ठीक है? नहीं ठीक है सर, पता नहीं समझ में क्या नहीं आ रहा है कि नहीं ठीक है कि ठीक है। सूक्ष्म यानी सही है, ठीक है। सूक्ष्म यानी माइक्रो, हाँ ठीक है। सूक्ष्म यानी माइक्रो, और लघु यानी स्मॉल, मध्यम यानी मीडियम। तो MSME, M माइक्रो, S स्मॉल, फिर M मीडियम, और E यानी इंटरप्राइजेस। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम। इनको अभी 2020 में वापस से डिफाइन किया गया है। 2006 में सब पहली बार इनको परिभाषित किया गया था। 2000 का अधिनियम है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 का है ये। तो सबसे पहली बार इनको परिभाषित किया गया 2006 में, फिर इनकी परिभाषा 2018 में चेंज हो गई, और अभी जो है जून 2020 में इनको पुनः परिभाषित किया गया। पहले इन्वेस्टमेंट को आधार माना गया, फिर 2018 में चेंज कर दिया गया तो कारोबार को आधार माना गया,
और अभी दोनों को आधार मान लिया गया है। इसमें निवेश का भी एक आधार है और कारोबार का भी आधार है। पहले केवल निवेश का था, बाद में कारोबार का हो गया, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट जो है, जब जून 2020 में प्रमाणित इनको किया गया, तो इसमें दोनों आधार हो गए हैं। तो आधार में निवेश की राशि जो है 1 करोड़ है सूक्ष्म उद्यम के लिए, और वार्षिक कारोबार की जो राशि है वो 5 करोड़, मतलब 5 गुना है। 1 करोड़ 5 करोड़ ये सूक्ष्म उद्यम के लिए है, लघु उद्यम के लिए 10 करोड़ 50 करोड़, और मध्यम के लिए 50 करोड़ 250 करोड़, मतलब 5 गुना आपको कर देना है। याद रखने के लिए 1 करोड़ 5 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़, फिर 50 करोड़ 250 करोड़, ये नया आधार बताया गया है। इसमें निवेश भी है, वार्षिक कारोबार भी है, क्योंकि अभी चेंज हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 किसके द्वारा जारी किया गया है? ये पहला इंडेक्स है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। पहली बार नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी किया है, और इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 14वीं रैंक मध्य प्रदेश की आई है ना। और पहला कर्नाटक का है, ये भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। दो चीज मेन पूछी गई है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, और मध्य प्रदेश की स्थिति इसमें 14वीं है, और उसमें जो इंडेक्स है, अंक है, वो है 9.70। ठीक, इसके बाद MCLR को समझाइए। MCLR इसका फुल फॉर्म आपको लिखना, मैंने कई बार बताया है कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म आता है तो उसका सबसे पहले हमें फुल फॉर्म लिखना होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो MCLR का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट एंड फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। मार्जिनल कॉस्ट एंड फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। एक्चुअली इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता दूं। स्टार्टिंग में PLR चलता था, जिसको बोलते थे प्राइम लेंडिंग रेट। ये बहुत पुरानी 2010 तक ये चला है। पहले चलता था प्राइम लेंडिंग रेट, है ना, प्रधान उधारी दर इसको बोलते थे। प्राइम लेंडिंग रेट में क्या होता था कि जो बैंक बैंक के खास उपभोक्ता होते थे, विश्वसनीय उपभोक्ता होते थे, उनको बैंक कम रेट पर उधार दे देता, कम ब्याज दर पर उधार दे देता, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जिसने पहले लोन लिया था और सही समय पर चुका दिया, सही समय पर EMI भरी, है ना, तो उसकी साख अच्छी हो जाती है। तो ऐसे उपभोक्ताओं को बैंक जो है कम ब्याज दर पर उधार दे देते थे, उसको बोलते थे PLR। इसमें भेदभाव होता था। तो इसके स्थान 2010 में इसको खत्म कर दिया गया, RBI ने इसके स्थान पर बेस रेट लागू कर दिया। बेस रेट में क्या होता था कि एक निश्चित दर डिसाइड कर दी जाती थी कि इससे कम ब्याज दर पर कोई भी बैंक किसी को उधार नहीं देगा, उसको बोलते थे बेस रेट। ये 2016 तक चली, फिर 2016 से इसको खत्म कर दिया गया। 2016 में MCLR की नई रेट RBI ने स्टार्ट की है। 1 अप्रैल 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है, और ये जो है बैंकों द्वारा उधार जो दिया जाता है, उस उधार पर ब्याज दर डिसाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये लागत पर जो भी उधार दिया है उसकी कितनी कॉस्ट आती है, उसके आधार पर ब्याज लगाया जाता है, ब्याज वसूला जाता है। इसलिए इसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल होता है सीमांत। सीमांत जो उसकी कॉस्ट है, एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो भी उसने उधार दिया है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, उस बेस पर उस बेस पर ब्याज दर कस्टमर से वसूला जाता है। ये जो बेस रेट हुआ करती थी उसमें जो है थोड़ा सा सुधार है, और उससे ये कम पड़ती है ना। तो ये है MCLR। इसके बाद P नोट्स, ये शेयर मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड शब्दावली है। इसका फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी नोट्स, P नोट्स। ये जो संस्थागत जो विदेशी निवेशक होते हैं,
उनके द्वारा जारी किया जाता है। ये ऐसे निवेशकों को जारी करते हैं, विदेशी निवेशकों को, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर कोई विदेशी निवेशक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा विकल्प इसको माना जाता है, पी नोट्स को, है ना? तो विदेशी संस्था का जो निवेशक हैं, उनके द्वारा विदेशी निवेशकों को ये जारी किया जाता है, एक प्रपत्र होता है, और ये ऐसे निवेशकों को जारी किया जाता है जो इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सेबी में अपना पंजीयन नहीं कराना चाह रहे हैं। तो सेबी में पंजीयन बिना कराए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है ना? तो 1992 में इसको मान्यता दी गई थी, तब से ये चल रहा है। 1992 से 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा भी मिला था। हाँ, इसके बाद आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए इसका क्वेश्चन बन सकता है। एनपीए क्या है, और भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी स्थिति क्या है एनपीए की? एनपीए क्या है कि जो भी उधार किसी बैंक ने दिया है तो उसका मूलधन अथवा ब्याज अथवा दोनों 3 महीने के अंदर नहीं मिल पाते, है ना? इसमें एक्चुअली चेंज हुआ है, पहले 180 दिन का था, अब उसको 3 महीने कर दिया है, 90 दिन कर दिया है ना? इसका मैंने क्लास में भी इसको बताया था, है ना? जो भी लोन की राशि होती है, ब्याज होता है, मूलधन होता है, दोनों हैं, 3 महीने तक नहीं उसको चुकाया जाता है, तो उसको जो है एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अभी कोरोना काल में इसको चल रहा है बढ़ाने का, 180 दिन करने का चल रहा है, अभी 90 दिन है, और अभी नया जो डेटा है एनपीए का, उसमें काफ़ी बढ़ गया है। 8.50 लाख करोड़ एनपीए हो चुका है। इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। 90% 8.5 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है, उसमें 90% जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा है, और उसमें सबसे ज़्यादा एसबीआई का है ना? तो ये है इसका अनुसूचित बैंक क्या है? अनुसूचित बैंक वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूचित बैंक जो है ऐसे बैंक होते हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है ना? आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो बैंक उल्लिखित हैं, जिनका नाम उसमें लिखा हुआ है, दर्ज है, उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इसमें कुछ उदाहरण आप लिख देंगे कोई भी, है ना? राष्ट्रीयकृत एसबीआई है, और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी उसमें होते हैं, कुछ विदेशी बैंक भी होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें हैं, और इसके अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक हैं, इसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक भी आते हैं। ये सभी बैंक जो है इनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है ना? एसबीआई और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, है ना? तो इन सभी को हम बोलते हैं अनुसूचित बैंक। इसमें जो पेड कैपिटल की होनी चाहिए वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, और कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं के हितों की प्रतिकूल हो या अनुकूल ना हो, ठीक है? हाँ, इसमें जो पहले सेंड किया गया था तो उसमें थोड़ा-सा मिस्टेक थी, मैंने अभी इसको करेक्ट कराया है। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक अभी संख्या है वो 11 हो गई है। पहले ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पहले 17 थी, तो उसमें 6 कम हो गए हैं एक्चुअली, क्योंकि 10 जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनको घटा करके 4 कर दिया गया, उनका विलय हो गया है। 1 अप्रैल 2020 को एक बैंकों का बड़ा विलय हुआ है। 10 राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे वो उनको जो है 4 में मर्ज कर दिया गया, 4 हो गए हैं वो, यानी 6 संख्या कम हो गई। तो पहले 17 थी राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 18 थे, राष्ट्रीयकृत बैंक 17 थे, तो 6 उसमें कम हो गए, तो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए 11 और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए 12। तो ये फिगर चेंज कर लें, जिनके पास पहले भेजा गया था ये मॉडल आंसर। अभी मैंने हालाँकि इसमें करवा दिया है, तो जो आप देख रहे हैं उसमें 11 ही दिया हुआ है ना?
ये लेटेस्ट अपडेट है। तो ये इस तरह से ये 3 मार्कर्स पूरे हो जाते हैं आप लोगों के। अब 6 मार्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति और नवाचार आयोग के संगठन और भूमिका को बताना है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग जो है, ये राज्य स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए काम करता है। 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य योजना मंडल के नाम से इसको स्थापित किया गया था। बाद में फिर इसका नाम राज्य योजना आयोग हुआ और अभी 2019 में इसका नाम कर दिया गया मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं नवाचार आयोग, है ना। पहले राज्य योजना मंडल, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1972 को, फिर इसका नाम हो गया राज्य योजना आयोग और शायद 2008 में हुआ था और अभी नया हो गया इसका नाम जून 2019 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं नवाचार आयोग। संगठन वही नीति आयोग जैसा ही है, योजना आयोग जैसे पहले था, अब नीति आयोग है। वैसे संगठन है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक मामलों का जो विशेषज्ञ जो है उपाध्यक्ष होता है, वहाँ भी होता है। हालांकि यहाँ पर मंत्रियों को बना देते हैं उपाध्यक्ष। सदस्यों में पदेन सदस्य होते हैं जो मंत्री होते हैं राज्य के, और पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं सामाजिक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करे वो है। इनका ना तो कोई कार्यकाल फिक्स होता है, ना इनकी योग्यताएं फिक्स होती हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद भूमिका नीति आयोग जैसे ही है भूमिका कार्य। राज्य स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध है, भौतिक पूंजीगत मानवीय संसाधन, उनका आकलन करके उनके उपयोग के लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं के संबंध में प्राथमिकताएं निश्चित करना और उनके लिए धनराशि आवंटित करना। इसके अलावा जिला तथा उपखंड स्तर पर जो इस दिशा में काम करने वाले पदाधिकारी, उनको सहयोग प्रदान करना, उनका मार्गदर्शन करना। प्रदेश के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, उनकी ओर सरकार को बताना और उनको दूर करने के लिए उपाय सुझाना, है ना। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका मूल्यांकन करना, उनके क्रियान्वयन का चरणवार मूल्यांकन करना और उनके लिए आवश्यक नीति सुझाना। इसके अलावा इसको कुछ नए काम सौंपे गए हैं, है ना। जैसे अब मूल्यांकन, मॉनिटरिंग वगैरह तो करता है ये, साथ ही जो है इसको ये काम सौंपा गया है कि प्रशासनिक जो कार्य हैं उनमें कैसे मितव्ययता लाई जाए, जिससे सरकार को बार बार जो उधार लेने की जरूरत पड़ रही है, बार बार जो ऋण लेने की जरूरत पड़ रही है, वो ना हो, है ना। इसको जो है ये नया दायित्व सौंपा गया है कि सरकार को ये बताए कि जो प्रशासनिक जो कार्य हैं उनमें कैसे कम खर्ची हो, कैसे फिजूल खर्ची को रोका जाए, कैसे मितव्ययता लाई जाए, ताकि सरकार को जो बार बार उधार लेने की जरूरत पड़ रही है वो ना हो। तो ये नया दायित्व इसको सौंपा गया है, ये इसमें लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, नया अपडेट है। जैसे मैंने कई बार बताया है, बताता रहता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में प्रयास करना है कि कुछ ना कुछ नया अपडेट दें। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर जो है नेट है, अलग-अलग जो सोर्सेस हैं, उनसे जो है आपको उनकी हेल्प लेना पड़ेगी, सर्च करते रहना पड़ेगा, तब आप जो है अच्छा से अच्छा आंसर बना पाएंगे और तभी मार्किंग अच्छी हो पाएगी। इकोनॉमी में खास तौर से इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक क्या है? इसकी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत की स्थिति का वर्णन करना है ना। मानव विकास सूचकांक जो है मानव की प्रगति का सूचक होता है, मानव की प्रगति का मापन करता है ना। मानव के नहीं, ये और पहले है, ये बी है, बी बी बी, हाँ यही बस 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 यहीं पर, है ना। मानव के क्षेत्र में, मानव के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई, कितनी उपलब्धियां हुई, इसका जो सूचक है, इसका जो मापक है, उसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, उसका जीवन निर्वाह का स्तर है, इसमें किस तरह की प्रगति हुई है, क्या उपलब्धियां हुई हैं, इनको बताने वाला, इनको दर्शाने वाला, इनको मापने वाला जो सूचकांक है उसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 1990 से स्टार्ट हुआ है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जा रहा है, प्रतिवर्ष जारी होता है और इसके जो प्रतिपादक हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक
और उसमें सहयोग प्रदान करने वाले थे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका अर्थशास्त्र का, और सिंगर हंस जो है इनके सहयोगी थे। अमर्त्य सेन, सिंगर हंस इनके सहयोगी थे, और इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं, और ये 1990 से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर इसके सूचक कौन कौन सूचकांक है, तो 3 मेन आयाम है इसके, ज्ञान है, शिक्षा है, ज्ञान शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा उसको कहते हैं, जीवन निर्वाह स्तर, है ना। फिर इसमें स्कूलिंग का औसत वर्ष, स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष, इसमें पूरा डिटेल है। अब यहाँ पर टाइम इतना रहता नहीं कि सारी डिटेल बताओ, और यहाँ जरूरी भी नहीं है लिखना। और फिर जीवन प्रत्याशा हो गई, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, पहले प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद था 2010 में, इसमें चेंजेस बहुत हुए हैं, है ना। पहले 2010 से पहले अलग आयाम थे, अब 2010 में इसमें चेंजेस हुए हैं, है ना। तो भारत की जो स्थिति है उसमें 129वीं रैंक आई है 2019 का जो सूचकांक है, रिपोर्ट है, और जो मूल है एचडीआई मूल वो 0.647, पहले 640 था, अभी 6.47, पहले 130 रैंक थी, अब 129 हो गई है। तो ये आपको बताना है। इसमें फिर एक ग्राफ बना हुआ है ना। ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि 2017, 2018, 2019 में क्या बदलाव सूचकांक में आए हैं भारत की स्थिति में। तो लिखा हुआ है 2017 में 131 रैंक थी, 2018 में 130 हो गई, 2019 में 129 हो गई, तो 131, 130, 129, 2016 में भी 131 थी, 2016-17 131, 2018 130, 2019 में 129 रैंक आई, है ना। तो ये ग्राफ बताया है। इस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप करेंगे, टेबल चार्ट का यूज करेंगे, पाई चार्ट का यूज करेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और डेटा का यूज करेंगे। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में अंतर इसमें बताना है ना। पूंजी बाजार जो है दीर्घकालिक विनिमय पर आधारित होता है, यानी इसमें लेन देन जो होते हैं वो लंबी अवधि के लिए होते हैं। लंबी अवधि यानी 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक। और जो मुद्रा बाजार होता है उसमें अल्प अवधि का लेन देन, अल्प अवधि मतलब होता है 1 वर्ष से कम, ओवरनाइट टू 1 ईयर उसको बोलते हैं, है ना। पूरी रात से 1 वर्ष की अवधि उसको बोलते हैं अल्पावधि, और 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि उसको बोलते हैं दीर्घ अवधि। मध्य अवधि कहें तो 1 वर्ष से 3 वर्ष, इस टाइप से 3 कैटेगरी में लोन होता है या लेन देन होता है। पूंजी बाजार में जो लेन देन होते हैं उसमें ऋण पत्र हैं, शेयर्स हैं, अंश उसको बोलते हैं शेयर्स, और बॉन्ड्स, डिबेंचर। मैंने बीच में बताया कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको बॉन्ड्स बोलते हैं। जब कंपनी उनको जारी करती है तो उनको डिबेंचर बोला जाता है। तो बॉन्ड, डिबेंचर ये दोनों सेम है। प्रतिभूतियां, राजकीय प्रतिभूतियां, प्रतिभूति मतलब एक प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसके जरिए कोई लेन देन या उधार दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिभूति, है ना। सिक्योरिटीज, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज। जैसे हम उधार लेते हैं तो उसके बदले बैंक हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखवा लेता है। जैसे होम लोन लेंगे तो रजिस्ट्री जो है उसके द्वारा रखवा ली जाती है, तो उसको कहा जाता है प्रतिभूति। अगर अगर उधार नहीं चुका पाए तो उस प्रतिभूति के आधार पर जो है वो लोन वसूलेगा या जो भी करेगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिभूति। मुद्रा बाजार में जो लेन देन होते हैं उसमें ट्रेजरी बिल होते हैं, वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं, जमा प्रमाण पत्र, इनके माध्यम से लेन देन होता है। पूंजी बाजार में जो भाग लेते हैं उसमें दलाल हैं, निवेशक हैं, कंपनियां हैं, वो भाग लेती हैं। यहाँ पर जो भाग लेने वाले जो होते हैं उनमें आरबीआई होता है, और वाणिज्यिक बैंक हैं, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं। पूंजी बाजार का नियमन सेबी करता है, आप सभी जानते हैं, और मुद्रा बाजार का नियमन जो करता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है ना। अकाउंट अलग अलग नाम होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में अगर आपको लेन देन करना है तो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना। डीमैट्रियलाइजेशन अमाउंट जो है कहा जाता है, डीमैट्रियलाइजेशन अकाउंट, डीमैट अकाउंट उसको कहते हैं। और यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना होता है।
शेयर जो बाजार होता है यानी पूंजी बाजार जो होता है उसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसलिए इसमें बहुत कम लोग कारोबार करते हैं। ऐसा कहते हैं कि 1% ही लोग जो है लेन देन करते हैं इसका। और पूंजी मुद्रा बाजार में जोखिम नहीं होता है, ये बहुत कम होता है, तो उसमें ज्यादातर लोग जो है लेन देन करते हैं। 85 से 90% तक जो है इसमें लेन देन लोग कर रहे हैं। इसमें डीलिंग जो होती है पूंजी बाजार में दलालों के माध्यम से होती है, वहां पर बिना दलालों से भी लेन देन डीलिंग हो सकती है, लेन देन हो सकता है ना। जहां पर जोखिम ज्यादा है वहां पर मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है ना। घाटा भी दोनों चीजें हैं। जोखिम ज्यादा है तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी ज्यादा हो, ज्यादा फायदा ज्यादा नुकसान। जोखिम कम है तो फायदा कम, नुकसान कम, है ना, ये होता है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना 1919 में हुई और देश का चौथा पुराना स्टॉक एक्सचेंज इसको माना जाता है। मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता के बाद जो है चौथा स्टॉक एक्सचेंज पुराना देश का माना गया है। 1957 में इसको जो है क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला। फिर 1988 में वित्त मंत्रालय ने इसको स्थायी रूप में स्वीकृति दी, पहले अस्थायी था। 2006 में इसको कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है ना। ये इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना। इंदौर में है, ये सभी जानते हैं आप लोग। इसमें जो पंजीकृत कंपनियां हैं वो काफी कम है, 289 कंपनियां इसमें पंजीकृत हैं हाल ही में। अभी 95% कारोबार नहीं कर रही, बहुत कम 5% ही कारोबार कर रही हैं, है ना, कंपनियां यहाँ पर। और इसके द्वारा NSE, BSE के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत इसमें जो पंजीकृत कंपनियां हैं वो इन स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना कारोबार कर सकती हैं। इस तरीके से ये स्वतंत्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत खतरे में है, बहुत मतलब घाटे में है ये, क्योंकि जो मानदंड सेबी ने डिसाइड किया था वो मानदंड ये पूरा नहीं कर रहा है। मानदंड टोटल कारोबार का है और टोटल टर्नओवर का रहता है और नेटवर्थ का रहता है। टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ और नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए। तो ये मानदंड ये पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जो स्थिति है वो संकट में है। इसकी जो है मान्यता रद्द होने की स्थिति चल रही है। समावेशी विकास की धारणा क्या है? समावेशी विकास का मतलब होता है सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों का समग्र विकास, है ना। सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों का पूरी तरीके से विकास, समग्र विकास, इसको समावेशी विकास कहा जाता है। मैंने इसको अपने शब्दों में अर्थ किया है कि ऐसा विकास जिसमें विकास की गंगा सभी ओर प्रवाहित हो, विकास की गंगा में सभी डुबकी लगाएं, उसको कहा जाता है समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। तो ये है इस तरीके से समावेशी विकास की जो धारणा भारत में आई है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से आई है। 12वीं में भी इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वो समावेशी, तीव्र और सतत विकास, समावेशी विकास, तीव्र विकास और सतत विकास, ये सर्वोच्च प्राथमिकता इसको दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम मैंने टेबल में बनाए हैं, है ना। इसमें दीनदयाल समर्थ योजना है, जैसे जो समाज के जो निःशक्त बच्चे हैं, है ना, हैंडीकैप जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना, छात्रावास, सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करना। गोकुल ग्राम प्रकल्प योजना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, वहाँ पर समस्त संपूर्ण आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के संबंध में। गांव की बेटी, ये शिक्षा के संबंध में है। 12वीं पास अगर कोई बच्ची है गांव की, 12वीं पास उसने जो है प्रथम श्रेणी में किया है, जितने भी बच्चियों ने किया है, पहले सिर्फ एक ही लड़की को ये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन अब सभी को दी जा रही है। तो उनको जो है 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी और निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो है गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रावधान है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, प्राथमिक स्तर से आगे अगर लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं तो उनको जो है
साइकिल सरकार द्वारा दी जा रही है। अभी जो है इनको कुछ धनराशि, मतलब साइकिल की जो कीमत है वो दी जाती है। पहले साइकिल दी जाती थी, अभी जो है धनराशि दी जाती है जो भी साइकिल उनको लेना है। उसको बोलते हैं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी या मनरेगा के तर्ज पर इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। मनरेगा ही है, इसका नाम मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत जो मजदूरी है 175 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, है ना। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो है सड़कें विकसित करना, 12 मासी सड़कें विकसित करने के अंतर्गत ऐसे गांव इसके अंतर्गत आते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं। जो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है वहां पर सड़कों का विकास करना इसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री संबल योजना पहले चल रही थी, बीच में कमलनाथ सरकार ने इसको बंद कर दिया था, अभी नई सरकार ने इसको वापस शुरू किया है। तो इसमें बीपीएल परिवारों के लिए 200 रुपए का जो की बिजली है उसको मुक्त करने की बात कही गई है। इसमें निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। पहले केवल बिजली मुफ्त देने की बात थी, अभी जब नई शुरू हुई है 2020 में, तो इसमें जो है चिकित्सा सेवा निःशुल्क देने की बात कही गई। आपकी सरकार आपके द्वार योजना, इसमें जो है जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको मौके पर सुलझाने की बात कही जाती है। हर वर्ग के लिए आवास योजना, इसके लिए मध्य प्रदेश आवास गारंटी अधिनियम 2017 स्टार्ट किया गया है। तो इसमें सस्ते दर पर भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं लोगों को आवास के लिए। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये मनरेगा के तहत पर शहरी जो बेरोजगार युवा हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम चल रहे हैं जो समावेशी विकास के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, AKVN इसको कहा जाता है, AKVN शॉर्ट में। 1987 में इसकी स्थापना हुई है और 1956 का जो कंपनी अधिनियम उसके तहत इसको कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके जो अन्य केंद्र, मेन केंद्र भोपाल का है, अन्य केंद्र इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर, रीवा है, उज्जैन, ये अन्य केंद्र है। इनका जो मेन उद्देश्य होता है कि इसके क्षेत्र में आने वाले जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनकी स्थापना करना और उनका विकास करना, है ना। इसके अलावा ये जो संस्था जो केंद्र है ये औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करने के साथ साथ उनको कच्चा माल उपलब्ध कराता है ना, और उनको अन्य सामग्री उपलब्ध कराता है। उनके द्वारा जो माल तैयार किया जाता है उनके विपणन की व्यवस्था करता है, उनके बाजार की व्यवस्था करता है ना। जो हस्तशिल्प हैं, हथकरघा, लघु उद्योग इकाइयां हैं, उनको मृगनयनी एम्पोरियम के माध्यम से विपणन की सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके द्वारा जो स्थापित किए गए जो संस्थान है उनके नाम लिखे हुए हैं, उसमें आप देख लेना। मल्टी प्रोडक्ट सेज एक्चुअली जो पीथमपुर का है या इंदौर का जो सेज है इसके द्वारा ही स्थापित किया गया है ना। पीथमपुर मल्टी प्रोडक्ट सेज पीथमपुर का, ये IT पार्क इंदौर का, और ये इंदौर जो AKVN उसके द्वारा स्थापित है। औद्योगिक विकास केंद्र ये मंडीदीप पिलुखड़ी, ये जो भोपाल का AKVN उसके द्वारा स्थापित है ना। तो इस तरीके से जो है इनको अलग अलग AKVN द्वारा स्थापित किया गया। RBI के बारे में, RBI अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहाँ तक सफल रहा इसके बारे में है। तो RBI जो है स्थापना कब हुई ये सब जानते हैं आप लोग। RBI 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इसका मुंबई है। RBI के कार्य इसमें लिखे हुए हैं। मेन आपको बताना है कि अभी तक कार्य तो खैर एक कॉमन बात हो गई, मेन ये बताना है कि कहाँ तक सफल रहा, किस तरह से इसने कार्य किए हैं अपनी सफलता के लिए। तो आपको नई चीजें इसमें डालना है। बेसिक जो कार्य है, परंपरागत कार्य है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिए हैं इसमें जानकारी के लिए। मेन जो पॉइंट है, ये जो 5-6 पॉइंट दिए गए, ये मेन है ना। तो उसमें NPA का जो मामला है उसको देखते हुए इसने जो है ये बोला है कि अगर 2000 करोड़ या उससे अधिक का लोन जो है वो डिफॉल्ट हो गया, यानी जो है वो नहीं मिल रहा है, तो उस मामले को 180 दिन के अंतर्गत समाधान करना पड़ेगा बैंकों को। 2000 करोड़ या उससे अधिक का अमाउंट का जो लोन है जो NPA के अंतर्गत आ गया है यानी डिफॉल्ट हो गया है,
तो उसका समाधान 180 के दिन के अंदर करना पड़ेगा, जो भी करेगा। बैंकिंग घोटाले में लिप्त जो बैंक हैं, जैसे अभी पीएनबी है और पीएमसी है। पीएमसी मतलब पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी घोटाला अभी जो चल रहा था। तो इस तरह के घोटाले करने वाले जो बैंक होते हैं उनको ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो ऋण नहीं दे सकते हैं, और बैंक आरबीआई भी उनको उधार नहीं देता है ना। इसके बाद कोविड-19 के दौरान जो प्रॉब्लम आई थी, तो इस समय लोगों ने जिन्होंने उधार लिया था बैंक से, तो उनको उन्हें आरबीआई ने निर्देश दिया था कि वो जो है 3 महीने तक ईएमआई न वसूलें। किसी को बाध्य नहीं करें, अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, अगर वो नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं मोरेटोरियम। इसको मोरेटोरियम बोला जाता है। मोरेटोरियम एक वर्ड है। इसके तहत जो है ईएमआई की छूट दे दी जाती है अस्थायी रूप से। 1 महीने 2 महीने की छूट जो है बैंक ईएमआई की छूट उपभोक्ता को दे देता है, तो इस व्यवस्था को मोरेटोरियम कहा जाता है। मोरेटोरियम देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, तो 3 महीने तक जो है इसकी छूट दी गई। जून जुलाई अगस्त तक की जो है छूट दी गई थी, और सितंबर से वापस इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उसको बुलाया था मोरेटोरियम। एक इसमें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, इसको बुलाया था पीसीए, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, है ना, की व्यवस्था इसने लागू की है। और इसके तहत जो है आरबीआई उनको अपनी निगरानी में रख लेता है, ऐसे बैंकों को जो बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा जिनका एनपीओ हो गया है ना, तो उनको जो है पीसीए यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत रखते हैं। आरबीआई द्वारा अभी जो है बहुत चर्चा में भी रहा है वो मुद्दा कि सरकार को जो है उसमें कंटिजेंसी फंड से कुछ फंड जो है प्रोवाइड कराया है 1.76 लाख करोड़ रुपए का, और ये पहली बार ऐसा किया गया। आरबीआई के इतिहास में पहली बार जो है आरबीआई ने कुछ सार्वजनिक कार्यों के लिए केंद्र सरकार को फंड उपलब्ध कराया है। ऐसा प्रावधान है कि केंद्र सरकार को फंड उपलब्ध करा सकती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो बैंकिंग रेट्स हैं उनमें कटौती आरबीआई द्वारा की जाती है, वृद्धि की जाती है उसमें। तो इस तरीके से जो है ये प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी हुई हैं जिससे जो है आरबीआई की जो भूमिका उस पर जो है प्रश्न लगे हैं। जैसे एनपीए का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऋण संकट, खराब ऋण संकट है, बैंकिंग घोटाले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए पहली बार आरबीआई द्वारा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, है ना। आरबीआई जो एक्ट 1934 उसकी धारा जो 7 है उसमें प्रावधान है कि आरबीआई को केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, तो उसका उपयोग पहली बार हुआ। अभी तक जो है आरबीआई को दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दो पहली घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को फंड उपलब्ध कराना, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई को दिशा निर्देश प्रदान करना। इसका जो उल्लेख है आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 में कहा गया। ठीक, इसके बाद 1991 के बाद औद्योगिक सुधार से 1991 के बाद हुए औद्योगिक सुधार क्या है। 1991 के आसपास यानी 1990 का जो दशक था, उस समय बहुत सारे आर्थिक संकट पैदा हो गए थे देश में। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी, बहुत ज्यादा विदेशी ऋण हो गया था, भुगतान संतुलन बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो गया था, सार्वजनिक जो उपक्रम बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे थे। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए एक औद्योगिक नीति जारी की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके द्वारा जारी की गई थी औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को, और इसके तहत जो है उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, और इस दौरान कुछ औद्योगिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए थे, कुछ सुधार किए गए थे। तो वो आपको लिखना है यहाँ पर, केवल औद्योगिक सुधार लिखना। देखो बहुत सारे सुधार हुए, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुए,
राजकोषीय क्षेत्र में सुधार हुए और अन्य सुधार हुए। इस तरह से 3-4 भागों में बांट करके हम 1991 के बाद सुधार लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल औद्योगिक सुधार लिखना है ना? औद्योगिक सुधार, इन सभी को आर्थिक सुधार बोला जाता है ना? इन सभी को हम बोलते हैं आर्थिक सुधार। 1991 के बाद आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार में औद्योगिक सुधार आते हैं, वित्तीय सुधार आते हैं, राजकोषीय सुधार आते हैं और अन्य सुधार आते हैं। ऐसे 4 हिस्सों में बांट करके इनको हम ले सकते हैं। यहाँ पर केवल हमें औद्योगिक क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करना है, ये विशेष बात ध्यान रखें। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ। बैंकिंग सुधार अलग है। वित्तीय सुधार में बैंकिंग सुधार आते हैं। वित्तीय सुधार में बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, है ना, वायदा कारोबार, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी क्षेत्रों में सुधार कहे जाते हैं वित्तीय सुधार। और वित्तीय सुधार के अंतर्गत बड़ा सेक्टर आता है बैंकिंग सुधार। तो कभी कभी बैंकिंग सुधार पूछ लेता है, तो केवल बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुए 1991 के बाद वो लिखना होगा। ठीक है, तो औद्योगिक सुधार में क्या, अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाले जो उद्यम है उनमें कमी हो गई है ना। 1951 में औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, जिसमें अगर कोई उद्यम स्टार्ट करना तो उसके लिए लाइसेंस लेना था। फिर धीरे धीरे इसमें चेंज हुआ, पहले सभी के लिए था। फिर 1991 में जब ये उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो उसमें 8 संख्या रह गई थी इनकी। फिर घट करके अब रह गई है 4, यानी 4 उद्यम हैं जिनको अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है, यानी इनके लिए लाइसेंस अनिवार्य। उसमें नाम 4 दिए गए हैं, है ना। यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। ध्यान रखें, तंबाकू से जो निर्मित उत्पाद हैं, सिगरेट है, बीड़ी है ना, सिगार है, इससे संबंधित उद्यम है। रक्षा, सभी प्रकार के रक्षा उपकरण है, विस्फोटक सामग्री है, खतरनाक रसायन है, इनके लिए जो है लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके बाद MRTP, सॉरी इसमें MRTD लिखा हुआ है, MRTP कर लेना है इसको, वो गलती से TP लिखना था, TD हो गया। MRTP है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इसको कहते हैं। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एक अधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, ये हिंदी में है। अधिनियम, ये 1969 का अधिनियम था, 1969 का अधिनियम, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर आ गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसके तहत जो है 2003 में प्रतिस्पर्धा आयोग बना है, जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक सुधार है। इसका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आरक्षित उद्यम है उनकी संख्या कम कर दी गई है। 1991 में 8 संख्या थी, अब इनको घटा करके कर दिया गया है 2, यानी 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इनका प्रबंध करता है, नियंत्रण करता है, स्वामित्व रखता है। रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन भी अब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है ना, धीरे धीरे उसको भी अब वहां पर ला रहे हैं, तो अब एक ही रह जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेशीकरण करना। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेशीकरण मतलब सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उनसे शेयर सरकार निकाल करके उनको निजी क्षेत्र में सौंप रही है, इसको बोलते हैं विनिवेशीकरण। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, NTPC, OIL, बहुत सारे हैं और मैंने 2-3 नाम लिखे हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में FDI की सीमा में वृद्धि हो रही है। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, बहुत सारे में 100% ही हो गया है। रियल एस्टेट यानी जो प्रॉपर्टी है उसमें 100% इन्वेस्टमेंट FDI का है। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% है। इंश्योरेंस सेक्टर में 49% है। बैंकिंग सेक्टर में 74% है। इस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों को उनके प्रबंध और परिचालन के समय सहायता देने के लिए इनको महारत कंपनी, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है ना। महारत कंपनी अभी 10 है, जैसे कि बताया, नवरत्न अभी 14 हो गई। तो ये है इस तरीके से औद्योगिक सुधार। इसके बाद अर्थव्यवस्था, अगला है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर गतिशील है। इसमें कुछ पॉइंट वही आ जाएंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की भागीदारी होती है, जिसमें होता है दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग प्रथम जो औद्योगिक नीति 1948 थी, वहीं से इसकी स्टार्टिंग पड़ी, वहीं से इसकी नींव पड़ी। ठीक है, क्यों हम कह रहे हैं कि हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ती जा रही? क्यों? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का अब प्रभाव कम हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम होती जा रही है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है। जैसे औद्योगिक लाइसेंस के अंतर्गत इनकी संख्या कम कर दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादातर काम पहले होते थे, अब कम हो गए हैं, 2 ही बचे हुए हैं। अभी हमने पढ़ा जैसे एफडीआई की सीमा में वृद्धि की जा रही है ना। और कृषि निर्भरता में कम, जैसे पूंजीवादी देश है वहां पर कृषि की निर्भरता कम है, सर्विस सेक्टर की निर्भरता ज्यादा है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। पहले 70% लोग इस पर निर्भर थे, अब 43% ही बचे हैं। जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो रहा है, 55% था, 17% हो गया। पूंजीवादी देशों में ऐसे ही होता है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है ना, पहले महज 11% था, अभी 52% हो गया है। तो इस तरीके से जो है इसको हम कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाती प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है। सेबी के बारे में है। सेबी कौन सी आर्थिक गतिविधियों को नियमन करता है? पूंजी बाजार के नियामक के रूप में इसकी भूमिका बताना है। सेबी, इसकी स्थापना कब हुई वो आपको लिखना है, मुख्यालय, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। 1988 में इसकी स्थापना हुई, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। डेट आपको अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो सन आपको याद रखना, 1988 और 1990, 1992 सॉरी, 1988 में स्थापना, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी एक्ट है एक्चुअली, सेबी एक्ट पास करके इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। पहले एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया 1988 में, फिर सेबी अधिनियम है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक दर्जा मिल गया। इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। बाकी डिटेल यहाँ पर इसको नहीं लिखना है। अगर संगठन लिखना होता तो फिर वो पूरा डिटेल लिखना होता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य कौन होते हैं, इस तरह। 4 प्रकार की जो गतिविधियां उनको ये नियंत्रित करता है, नियमित करता है। शेयर बाजार है, प्रतिभूति बाजार है, म्यूचुअल फंड है, वायदा बाजार। वायदा बाजार ये 2015 से इसके अधीन आया है। पहले एफएमसी करके एक संगठन हुआ करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करके था, एफएमसी नाम से एक संगठन था, बॉम्बे इसका मुख्यालय था। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी एफएमसी की। तो एफएमसी वायदा कारोबार, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, उसको कंट्रोल करता था। 2015 में एफएमसी का विलय सेबी में कर दिया गया है। तो अब सेबी जो है वायदा कारोबार की गतिविधि को भी कंट्रोल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात इसकी है। नियामक के रूप में कैसे काम करता है? ये जो सेबी स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी प्रतिभूति बाजार हैं, इन सभी को नियमित करता है। इनकी जो गतिविधियां हैं उनको उनकी देख रेख करता है। इसके अंदर जो अनियमित कारोबार होता है, अवैध कारोबार होता है, उसको कंट्रोल करता है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो बाहर शेयर कर दें और उससे जो है वो फायदा उठा लें, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। तो ये अवैध होती है, इसको जो है कंट्रोल करने की बात इसमें कही गई है। और इसमें कुछ नए इसको अधिकार दिए गए हैं, जैसे 1000 करोड़ से अधिक पूंजी जुटाने वाली योजनाएं हैं उनका नियमन करता है। और इसको जो है इस तरह की जो कंपनियां अवैध कारोबार करती हैं उन पर छापे मारना है, उनकी संपत्ति राजसात करना है ना। तो इस तरीके से जो है कुछ अधिकार इसको दे दिए गए। इसके बाद भारतीय बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में हो रही गिरावट के कारण इसमें बताना है। नया क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है ना, माइनस 0.23% हो गई। माइनस, अरे ये लगता है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इसमें ऊपर करना जरा, ऊपर इसका ये टेबल बना है ना, और नहीं, और आगे आगे, ऊपर नहीं, आगे नहीं, अरे ये आपने पुराना शेयर कर दिया है, ये अपडेट वाला नहीं किया लगता है, मुझे लग रहा है -0.03 है, -0.23 है, इसमें -23 लिखा हुआ है। हाँ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, -0.23
23% है, ऊपर सही लिखा है और नीचे इसमें थोड़ा गड़बड़ है, पता नहीं, मैंने बोला तो था उसको करेक्ट करने का। हाँ, तो अभी जो बीच में हो गई थी -0.23 पहुंच गई थी, तो इसको जो है अभी थोड़ा सा फिर भी -0.07 हो गई है ये। तो इसके कारण क्या है कि कोरोना का काल जो था उसमें जो है सारी गतिविधियां जो है कम रुक गई थी, ठप पड़ गई थी, तो एक बड़ा कारण है। और देश के जो सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं जो रोजगार देते हैं, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी, है ना। लोगों की जो आय है उसमें कमी हो गई, आय में कमी हो गई तो उनकी मांग में कमी हो गई, है ना। उनकी जो खर्च में कमी हो गई और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें निवेश में कमी हो रही है, तो इस वजह से विकास दर जो है निरंतर गिरती जा रही, कम होती जा रही। इसके बाद कैशलेस इकोनॉमी पर टिप्पणी लिखना है, ये क्वेश्चन है। कैशलेस इकोनॉमी जो है ऐसी इकोनॉमी है जिसमें भुगतान डिजिटल रूप में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल माध्यम से होता है, जैसे भीम ऐप है ना, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, यूपीआई है ना, मोबाइल ऐप है, गूगल ऐप है, पेटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से जब भुगतान होता है डिजिटल रूप में तो उसको हम बोल देते हैं कैशलेस इकोनॉमी। और इसके लिए काम करने वाला जो एक निकाय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, वो है एनपीसीआई, जिसका जिक्र अभी हमने किया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो है इस दिशा में काम कर रहा है। फिर इसके लाभ क्या है, इसके अवरोध क्या है, ये खास इसमें बताना है। लेन देन के प्रकार मैं बता ही चुका हूँ, अलग अलग प्रकार से लेन देन होता है, डिजिटली लेन देन, है ना। मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम है, भीम ऐप है ना, मोबाइल ऐप है, गूगल ऐप है, आरटीजीएस है, प्लास्टिक मनी, नेट बैंकिंग, ये सब। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये है कि एक सरकार को फायदा है, सरकार को फायदा ये है कि टैक्स चोरी पर रोक लगती है। भाई डिजिटली भुगतान करेंगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है, आपका जो अकाउंट है सीधे जो है पैन जो होता है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स जारी करता है उससे लिंक रहता है। तो जो भी आप भुगतान करेंगे तो पैन में जो है आपका वो पूरा दर्ज हो जाएगा, जिससे जो है इनकम टैक्स वालों को पूरी जानकारी मिलती रहती है आप क्या लेन देन कर रहे हैं, है ना। तो डिजिटली लेन देन होने से टैक्स जो चोरी है उस पर कंट्रोल होता है और इससे काले धन पर रोक लगता है। इसके अलावा लागत में भी कमी आती है। लागत में कैसे कमी आती है? जैसे हम नगद लेन देन करते हैं तो उसमें एक तो छपाई में खर्च आता है, छपाई के अलावा उसके रख रखाव में भी खर्च आता है ना। तो ये खर्च जो है कम हो जाता है। इसके अलावा चोरी की संभावना नहीं रह जाती, जैसे आप घर में अपने जेब में रखें या अपने घर में पैसे रखें तो वो चोरी हो सकते हैं, या आप कहीं लेके जा रहे हैं तो उसमें लूटपाट हो सकती है, तो इससे जो है बचाव होता है, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार लोगों को जो है डायरेक्ट इसके माध्यम से पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे अब योजनाओं का सीधा लाभ जो है लोगों को मिल जाता है ना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लोगों को जो है सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, जिससे जो बिचौलिए हैं उसमें से बचाव हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लाभ है, लेकिन इसमें कुछ अवरोध भी आ रहे हैं। अवरोध में सबसे बड़ा जो अवरोध है वो साइबर खतरा रहता है, साइबर सुरक्षा का खतरा है। यानी जैसे आपके अकाउंट में जो अमाउंट आप लेन देन कर रहे हैं तो उसके जरिए कभी कभी जो है आपकी जो आपका अकाउंट है वो हैक हो जाता है और गलत तरीके से जो है आपके अकाउंट का अमाउंट जो है दूसरे अकाउंट में चला जाता है ना, वो उसका यूज कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा आधारभूत संरचना का अभाव है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है ना, बैंकिंग साक्षरता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और फिर बैंकों के विलय की आवश्यकता के कारण बताना है। बैंकों का जो विलय है एक वर्तमान की आवश्यकता है। बहुत सारे बैंक जो है घाटे में चल रहे होते हैं, छोटे छोटे बैंक, तो उनको मर्ज कर दिया जाता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाती है। नरसिंघम समिति जो थी उसने जो है इसके लिए सिफारिश की, है ना।
और अभी जैसा कि मैंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो 10 बैंक हैं उनको मर्ज करके 4 बैंक बनाए गए, यानी 6 बैंक जो है मर्ज हो रहे हैं। तो एक बड़ा विलय जो है भी किया गया है। तो इसलिए इसके कारण क्या है, क्यों विलय किए जाते हैं? तो इसके कारण में ये है कि बैंकों का लगातार घाटे में चलना, एनपीए में वृद्धि और उनकी जो प्रबंधन की समस्या है ना, उनको प्रबंधन कार्य, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है, उनकी परिसंपत्ति में वृद्धि करना है, उनमें जो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है उसको दूर करना है, ग्राहकों की सुविधा, ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना है। तो इस तरीके से जो है ये विलय की नीति अपनाई जाती है ताकि जो है बैंकों को भी, बैंक जो है वित्तीय दृष्टि से स्ट्रांग हो सके, उनकी परिसंपत्ति में वृद्धि हो सके, उनकी प्रबंध कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, और सरकार को भी जो है, जब सरकार वित्तीय सहायता बैंकों को देती है तो उसको भी जो है इससे थोड़ा सा भार कम हो जाता है, वित्तीय भार कम हो जाता है। तो ये इसके रीजन है। इसके बाद आर्थिक विकास को परिभाषित करिए, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जो कारक है तथ्य उनका विवरण दीजिए। देखिए आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में परिमाणात्मक गुणात्मक वृद्धि जो सकारात्मक होती है उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। मतलब सभी प्रकार की वृद्धि, चाहे वो परिमाणात्मक हो चाहे गुणात्मक हो, लेकिन सकारात्मक वृद्धि। यानी परिमाणात्मक जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि है परिमाणात्मक, राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि गुणात्मक हो गई, यानी गुणवत्ता में भी वृद्धि होनी चाहिए। सिर्फ आंकड़ों की हम बात करें, आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो परिमाणात्मक है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है तो गुणात्मक है। तो दोनों तरीके के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है और ये सकारात्मक दिशा में हो रही है, तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। फिर इसके कारक हैं, कारक आर्थिक कारक भी है, गैर आर्थिक कारक भी है, यानी अनार्थिक कारक भी है। आर्थिक कारकों में जो देश में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी प्रचुरता और उनका समुचित दोहन, पूंजी निर्माण पर पूंजी निर्माण अधिक होना है, निवेश में वृद्धि है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है तो आर्थिक विकास होता है। ये जुड़ी हुई चीजें। पूंजी निर्माण दर में वृद्धि कब होगी? जब निवेश में वृद्धि होगी, है ना। पूंजी उत्पादन पात कम होना, है ना। पूंजी जो उत्पादन पात होता है वो ये होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगी पूंजी की मात्रा, उसको बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी लग रही है, इसको पूंजी अनुपात अनुपात कहा जाता है। मतलब अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, पूंजी कम लग रही है तो ये अच्छा है ना। मतलब इस पूंजी उत्पादन अनुपात कम होना चाहिए, यानी ज्यादा उत्पादन हो पूंजी कम लगे, यानी कम पूंजी पर ज्यादा उत्पादन हो, ये अच्छा माना जाता है। तो पूंजी उत्पाद जो अनुपात है इसलिए कम होना चाहिए। ठीक है। तकनीकी प्रगति, जो अत्याधुनिक तकनीक का विकास और तकनीकी प्रगति, इसका कारण आधारभूत संरचना में आज ही मैंने क्लास में बताया, आधारभूत संरचना आर्थिक विकास के लिए मददगार होता है। आधारभूत संरचना यानी परिवहन है, ऊर्जा है ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल उपलब्धता है, स्वच्छता है, ये सारे क्या कहलाते हैं? आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना का विकास अगर होगा तो आर्थिक विकास भी होगा। इसके बाद अनार्थिक यानी गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक में पर्याप्त जनसंख्या और कुशल श्रम शक्ति। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जो ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा हो। देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम होती है, कम है तो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और कुशल होना चाहिए, जनसंख्या में जागरूकता होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, प्रशासन जो है दक्ष होना चाहिए, राजनीतिक कुशल होना चाहिए, जो मंत्री है प्रधानमंत्री है वो कार्य कुशल होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है ये इसके कारक। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कैसे? इसमें आंकड़े आपको बताना है, सारे आंकड़े इसमें लिखना पड़ेंगे, है ना। ये ऐसा क्यों बात आई? जब विलय हुआ, आज एसबीआई के 5 सहायक बैंक थे, शुरू में 8 थे, फिर 7 रह गए, है ना, फिर 5 रह गए, फिर 5 भी इसमें मर्ज हो गए हैं।
और महिला बैंक भी मर्ज हो गया है, तो ये बड़ा बैंक हो गया, पहले से ही बड़ा था और वर्ल्ड लेवल पर भी इसका बड़ा बैंक के रूप में नाम आ गया। तो इसमें कुल परिसंपत्ति कितनी है, कुल शाखाएं कितनी हैं, है ना, कुल एटीएम कितने हैं, कुल ग्राहक कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, ये पूरा डेटा आपको इसमें बताना है। इस आधार पर जो है ये देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक माना जाता है। तो ये डेटा कुछ आपको याद रख के इसमें लिखना पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये 6 मार्कर्स भी हो गए। नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना का मार्गदर्शन करता है। नीति आयोग के वर्तमान संगठन का उल्लेख करते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो नीति आयोग जो है देश में आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2015 की स्थापना हुई, 5 जनवरी 2015 को इसको इसमें नियुक्तियां की गई थी। तो इसमें संगठन बताना है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कोई अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ अर्थशास्त्री होता है, डॉक्टर राजीव कुमार भी उपाध्यक्ष हैं। फिर 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष सामान्य सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य में भी 3 है, पहले 4 थे। पदेन सदस्य में मंत्री है 4, विशेष सामान्य सदस्य में भी 4 मंत्री हैं। तो वर्तमान संगठन सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत है। फिर सहकारी संघवाद की स्थापना कैसे करता है, ये कर रहा है, इस दिशा में कैसे काम कर रहा है, इसमें कुछ तर्क आपको देना। सहकारी संघवाद को थोड़ा समझाना पड़ेगा। सहकारी संघवाद का वह रूप है जिसमें केंद्र राज्य तथा स्थानीय सरकारें समस्याओं का समाधान करने के लिए पारस्परिक अंतःक्रिया करती हैं, आपस में जो है विचार विमर्श करके उन संस्थाओं का समस्याओं का निदान करती है। इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव मूवमेंट। संघवाद मतलब केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्यों का मिलकर काम करना। और सहकारी संघवाद पारस्परिक सहयोग से काम करना को कहते हैं। कैसे करता है, इसकी जो गतिविधि है, इसका जो संगठन है, इसके कार्यक्रम है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि ऐसा काम कर रहा है। इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, जो पहले एनडीसी होती थी, अब एनडीसी को गवर्निंग काउंसिल बना दिया गया है। तो गवर्निंग काउंसिल में केंद्र तथा राज्यों के और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मतलब केंद्र के साथ साथ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं ना। मतलब सबका सहयोग इसमें रहता है, सभी के सहयोग से गवर्निंग काउंसिल बनती है। तो ये सहकारी संघवाद की बात हो गई यहाँ पर। इसके अलावा विशेष क्षेत्रीय परिषदें गठित होती हैं। विशेष क्षेत्रीय परिषद राज्यों को मिलकर, संघीय क्षेत्रों को मिलकर बनती है। प्रधानमंत्री गठित करते हैं जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है ना। इसके अलावा ये जो नीति आयोग है, केंद्र तथा राज्य सरकारों को नीति निर्माण के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। उनको जो है एक नया विचार देता है योजनाओं के निर्माण तथा नीति निर्माण, किसके, केंद्र के लिए और राज्यों के लिए भी, है ना। इसके अलावा इसकी जो है निर्मित नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य जो है केंद्र मिलकर के इनका क्रियान्वयन करते हैं, सबको सहयोग से करते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा जो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, 7 कार्यक्रम, वो इस दिशा में एक बहुत कारगर है ना। SATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, SATH इसको कहा जाता है। 7 कार्यक्रम ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, असम की गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ था। और इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्यों के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्रियों के उप समूह भी बनाए हैं। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं, इससे हम कह सकते हैं कि नीति आयोग संघात्मक सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। वित्तीय समावेशन, इस दिशा में सरकार के प्रयास, ये क्वेश्चन है। वित्तीय समावेशन देखिए क्या होता है कि जो वित्तीय गतिविधियां हैं, वित्तीय जो सेवाएं हैं, उन तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करना। वित्तीय सेवाओं, वित्तीय गतिविधियों तक आम जनता की पहुंच बढ़ाना जो इससे वंचित है, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये गतिविधियां अन्य लोग भी जो है कर सकें, इसमें इन्वॉल्व हो सकें, है ना। बैंकिंग में अपना ट्रांजैक्शन कर सकें, इंश्योरेंस करा सकें, तो उनको भी जो है इन सेवाओं से जोड़ना, इसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। उनमें भी वित्तीय संस्थाओं का समावेश करना,
ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से अवधारणा अस्तित्व में आई है और इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है ना। इसके लिए राष्ट्रीयकरण जैसे किया गया, मतलब 11वीं पंचवर्षीय से अवधारणा आई, लेकिन इसके लिए प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969-80 में किया गया, तो उस समय जो है ज्यादा से ज्यादा जो जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो तो लाभ के हिसाब से चलता है, उसको जहाँ पर लाभ होगा वहां पर अपना वो ब्रांच डालेगा। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र में अपनी बैंकिंग संस्थाएं स्थापित करते हैं जहां पर उनको लाभ हो या ना हो, लेकिन आम जनता उसका यूज कर सके। तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये जो है इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी को बोलते हैं सामाजिक बैंकों का प्रादुर्भाव। सामाजिक बैंक मतलब सामाजिक बैंकों का प्रादुर्भाव मतलब समाज से उसको जोड़, समाज को बैंकों से जोड़ना, है ना। समाज के सभी वर्गों को बैंकों से जोड़ना, ये सामाजिक बैंक है। ये राष्ट्रीयकरण से, बैंक के राष्ट्रीयकरण से ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद विवादात्मक ब्याज दर योजना। विभेदात्मक ब्याज दर योजना मतलब कमजोर वर्गों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करना। विभेदात्मक ब्याज दर मतलब अलग अलग ब्याज दर की योजना है। अलग अलग ब्याज दर की योजना मतलब कमजोर वर्गों को कम ब्याज दर पर लोन, और जो उच्च वर्ग हैं, जो धनी वर्ग है, उनको ज्यादा ब्याज दर पर लोन। ठीक है। इसके अलावा किसान केसीसी स्टार्ट किया गया है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको जो है सस्ते दर पर कृषि संबंधी लोन उपलब्ध कराना, है ना। इसके अलावा जनधन योजना सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है, जिसमें बैंक जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोले जा रहे हैं। और अभी कोरोना काल में इन खातों में जो महिला जो खाते हैं, उन्हें 500 रुपए डाले भी गए हैं, तो ये भी इसमें उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह है, उनके द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड ने जो है स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज योजना स्टार्ट की है 1992 में, है ना। इसके बाद दो अलग किस्म के बैंक स्थापित हुए, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो स्थापित किए गए हैं। ठीक है। तो ये है इस तरीके से इसके प्रयास। ये मेन इसमें लिखना, जैसे प्रभाव और इसके अवरोध भी लिख सकते हैं। प्रभाव अवरोध में इसमें प्रभाव क्या होता है, इसमें एक तो समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है ना, और लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे जाने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहता है। बिचौलिए जो पैसे खा जाते हैं उसमें कमी होती है, सीधे जो है लाभ मिल जाता है उनको, है ना। और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, इसका आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। लेकिन इसमें अवरोध ये है कि जागरूकता इसमें होनी चाहिए, जागरूकता का अभाव होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। और बैंकिंग जो नियम है वो कठोर है, इसलिए बैंकिंग में लेन देन लोग नहीं कर पाते हैं। वित्तीय साक्षरता का अभाव, यानी बैंकिंग संबंधी वित्तीय सेवाओं संबंधी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग जो है आधारभूत संरचनाओं का बात, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपलब्ध नहीं है, अगर दूर है तो फिर वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। जितने पास में ये संस्थाएं होंगी उतना ज्यादा उनका यूज करेंगे लोग। तो आसपास जो है अगर वित्तीय संस्था या नहीं बैंक नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें भी एक गलत लिखा है, SEZ है, ये SFZ लिखा है। SEZ की अवधारणा क्या है ये बताना है। तो SEZ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, और इनको सरकार द्वारा कुछ छूट दी जाती है ना। टैक्स संबंधी छूट दी जाती है, कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं होती हैं। सेज जो है एक मूलतः चीनी अवधारणा है, और भारत में जो है ये 2000 में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2000 में जो नीति आर्थिक नीति एग्जिम नीति आई थी, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके लिए जो कानून बना था, सेज अधिनियम 2005 में बना। स्टार्टिंग हुई है 2000 से, एग्जिम नीति अप्रैल 2000 को आई, तो उससे इसको अपनाया गया था। चीन का मॉडल है, और इसके लिए अधिनियम बना 2005 में, और अधिनियम लागू हुआ 2006 में। नीति 2000, अधिनियम 2005, और लागू हुआ 2006 में, है ना। MSME अधिनियम भी 2006 का है, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से आपको बताना है। फिर इसमें कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे अब मध्य प्रदेश में जो सेज है पीथमपुर का है, और हरियाणा में गुड़गांव है ना, यूपी में नोएडा है, गुजरात में कांडला है। तो ये कुछ उदाहरण आप दे देंगे, और कुछ फिगर आप अगर लिख सकें डेटा तो लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया सर। विशेषताएं क्या होती है इनकी, थोड़ा सा लिख सकते हैं। विशेषताओं में ये है कि एफडीआई में 100% की अनुमति रहती है इनको, और इनको इनकम टैक्स की छूट रहती है, 5 वर्ष तक तो पूरी छूट रहती है, फिर अगले 5 वर्ष तक 50% की छूट रहती है ना? एकल खिड़की सुविधा रहती है, मतलब एक जगह सारी चीजें मिल जाती है। कोई उद्यम स्थापित करना है तो एक जगह जो है उनको सारी सुविधाएं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है एक जगह, ज्यादा उनको भटकना नहीं होता है। ठीक है, इनको जीएसटी में छूट रहती है, सीमा शुल्क में छूट रहती है ना? इनको जो है जमीन उपलब्ध राज्य सरकार द्वारा की जाती है, आधारभूत ढांचा राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके मध्य प्रदेश में जो सेज हैं उसमें टोटल प्रस्तावित तो 10 है, लेकिन 6 ही अभी विकसित हो रहे हैं। उसमें कुछ विकसित हो गए हैं, कुछ अभी चल रहा है काम। सबसे जो बड़ा है, मेन है, वो पीथमपुर का है, धार डिस्ट्रिक्ट में। और ये मल्टी प्रोडक्ट सेज है। मल्टी प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोडक्ट सेज। और आईटी इसमें क्या है, किसने विकसित किया है? अप्रूवल तो खैर वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है, सभी में वही सेम ही लिखना है अप्रूवल के लिए। अलग अलग कंपनियों ने विकसित किया है, तो एकीवीएन ने इसको विकसित किया है, इंदौर का और पीथमपुर का एकीवीएन द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको बताना है ना? क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर का है। यहाँ पर आईटी पार्क 3 हो गए हैं, एक क्रिस्टल आईटी पार्क, एक अतुल आईटी पार्क, एक सिंघास आईटी पार्क, ये लिखे हुए हैं नोट में। मल्टी प्रोडक्ट सेज ग्वालियर का है, फिर आईटी सेज इंदौर का है, और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम के लिए वो सिंगरौली का है ना? तो ये जो है 6 हैं जो विकसित हो रहे हैं, और टोटल प्रस्तावित 10 है एमपी। ये आर्थिक नियोजन का क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास का आधार है, इस कथन को तर्क से जाएगा। तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधन के किफायती उपयोग के लिए योजनाएं बनाई जाती है। देश में उपलब्ध संसाधन है, भौतिक पूंजीगत मानवीय संसाधन, उन और निर्धारित जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए इनके किफायती उपयोग के लिए योजनाएं जो बनाई जाती है उसको कहते हैं आर्थिक नियोजन। फिर अभिकरण, 3 अभिकरण आर्थिक नियोजन के संबंध में। नीति आयोग केंद्र सरकार का, राज्य योजना मंडल जिला का है, और जिला नियोजन समिति जिले स्तर पर काम करती है। फिर कैसे विकास हुआ, इसको एक टेबल फॉर्म में मैंने बताया हुआ है। आज नोट क्लास में भी मैंने इसको बताया था, टेबल ही बनवाई थी, वही चीज यहाँ पर है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें आ जाएंगी। आधारभूत संरचना के अंतर्गत भी मैंने यही फॉर्मेट बताया था, यहाँ पर ज्यादा आपको बताना है। जिससे साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई, पहले कितनी थी अब कितनी है, प्रति व्यक्ति आय पहले कितनी थी अब कितनी प्रति व्यक्ति आय हो गई है, खाद्यान्न उत्पादन पहले कितना था अब कितना हो गया है, विकास दर, गरीबी है ना, बचत दर, पूंजी निर्माण दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, सड़क लंबाई, रेल लंबाई, विद्युत उत्पादन, है ना? तो ये पहले कितना था 2050-51 में, और अभी कितना है, ये आपको टेबल के माध्यम से दर्शाना है। इसी को अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो कम से कम 5-6 पेज हो जाएंगे। शॉर्ट में लिखने का एक अच्छा तरीका है कि हम जो है एक टेबल फॉर्म में उसको बता दें, तो उसको पढ़ने में भी इजी रहेगा और हमें लिखना भी कम पड़ेगा। ये एक अच्छा तरीका है। इसी को मैंने आधारिक संरचना की आर्थिक विकास में भूमिका के अंतर्गत दिखाया है, लेकिन वहां पर आधारभूत संरचना के अंतर्गत चीजें वही मैंने बताई, यहाँ पर ओवरऑल चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये है। लेकिन इसके अलावा कुछ विसंगतियां भी हैं, जैसे अभी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, इतना सब विकास हुआ, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। गरीबी तो अभी बनी हुई है, दूर नहीं हुई, इतने समय हो गए। और कुपोषण है, विदेशी ऋण है ना, आर्थिक विषमता है, ये जो है इनकी स्थिति खराब। तो ये कुछ नकारात्मक पॉइंट भी आपको बताना है इस तरीके से। और इसको देखते हुए, जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए नीति आयोग ने जो है पंचवर्षीय योजना की धारणा चेंज कर दी है। उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है? 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना इसके द्वारा तैयार की गई है नीति आयोग द्वारा, नया कॉन्सेप्ट। इसके बाद उदारीकरण, निजीकरण अर्थ स्पष्ट के इसके कारकों और प्रभावों को बताया। वैसे इसमें मैं बता चुका हूँ। 1990 के दशक में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी,
जैसे विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, विदेशी ऋण बढ़ गया था, भुगतान संतुलन बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो गया था, सार्वजनिक उपक्रम जो है घाटे में चल रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, इनके निराकरण के लिए 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। उसके तहत उदारीकरण, निजीकरण का दौर शुरू हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप विनिवेशीकरण और वैश्वीकरण आया। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण जो है, जो आर्थिक जो नीतियां, उनको आर्थिक नीतियां, नियम कानून, उनको उदार, लचीला तथा सरल बनाना, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भागीदारी मिल सके, निजी क्षेत्र भी इसमें भागीदारी कर सके, उसको कहते हैं उदारीकरण। निजीकरण इसका परिणाम है। उदारीकरण, निजीकरण जो है उदारीकरण का परिणाम। जब नीतियां, नियम कानून, आर्थिक संबंधी नीतियां, नियम कानून लचीले हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, तो इससे क्या है, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी। सार्वजनिक जो उद्यम है उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी कंपनियों द्वारा उसमें अपना निवेश करना, इसको कहा जाता है निजीकरण। ये निजीकरण आंशिक भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। अगर सार्वजनिक उद्यम के कुछ शेयर निजी क्षेत्र में बेच दिए जाएं तो आंशिक हो गया। संपूर्ण शेयर, सभी चीज निजी क्षेत्र में दे दी जाए, स्वामित्व, प्रबंध, संचालन सब कुछ निजी क्षेत्र में दे दिया गया तो 100% निजीकरण हो गया वो, है ना। तो आंशिक भी हो सकता है, यानी कुछ जो शेयर हैं वो निजी क्षेत्र में सौंप दिए गए तो आंशिक हो गया। सभी शेयर निजी क्षेत्र में दे दिए गए तो 100% निजीकरण हो गया, है ना। तो इसको प्रतिराष्ट्रीयकरण बोला जाता है। इसके कारक मैंने अभी बताए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार घाटे में चलना, उनमें प्रबंध में बहुत सारी खामियां, सरकारी नियंत्रण होने के कारण उसके स्वीकृति में विलंब होना, इसके जो प्रबंध है उनके उत्तरदायित्व में कमी, है ना, ज्यादा कर्मचारियों की वजह से वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा होना, है ना, और मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी, विदेशी ऋण में वृद्धि, भुगतान संतुलन का लगातार प्रतिकूल होना, ठीक है। खाड़ी युद्ध है, उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, साम्यवादी व्यवस्था का महत्व कम हो गया था, सोवियत संघ का पतन हो गया था, है ना। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सारे कारण बताने, ये उदारीकरण के भी है और निजीकरण के, मैंने दोनों लिखे हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों के सेम कारण है और सेम प्रभाव है और सेम इसके लिए प्रयास है सरकार द्वारा, एक साथ जो है हम लिख सकते हैं, है ना। इसमें इसके प्रभाव में सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिखे हैं। सकारात्मक प्रभाव में विकास दर में वृद्धि, विकास दर में हालांकि अभी कमी हो रही है, तो उसमें वृद्धि की जगह लिख देंगे अनियमित वृद्धि कर सकते हैं, विकास दर में अनियमित वृद्धि लिख सकते हैं, है ना। पूंजी निवेश में वृद्धि है, गरीबी में कमी है, तो उसके डेटा आपको बताना रहे, है ना। घरेलू बचत दर में वृद्धि, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, एफडीआई में वृद्धि, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, तो इसके डेटा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे, एक पुराना डेटा, एक नया डेटा, ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। नकारात्मक में यह है कि बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है, कृषि जो है वो कमजोर होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है, उसके जो विकास दर है वो कम होता जा रहा है, तो ये नकारात्मक इसके पक्ष बताना है। तो इस तरीके से जो है ये डिस्कशन आपका पूरा हो जाता है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। मेरी तरफ से डिस्कशन मैंने पूरा करा दिया है। किसी को पूछना है क्या कुछ?